Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। एक्चुअली देश में आप लोगों को भी दिख रहा है क्या हो रहा है। टेम्पर्स आर हाई। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे वो भी, उसमें भी उथल पुथल बहुत है। अपने देश के अंदर तो क्या चल रहा है, गॉड अलोन नोज व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग। उसका पूरा एकदम एक्यूरेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे पास शब्द सिर्फ मतलब जिनका नाम आता है वो है विनीत नायक जी। अकाउंट्स के प्रोफेसर है, बट इफ यू आर फॉलोइंग हिम ऑन ट्विटर you will know he's extraordinary. Namaskar Vineet ji. Thank you. Welcome. Namaskar. And thank you for giving us the time. I'm not going to ask you any questions today because I don't think I'm equal to it. ऐसी कोई बात नहीं है. The platform is yours. I just want to tell my viewers, viewers, he is going to talk about the recent happenings, beginning from Nupur Sharma and connecting all the dots, and he's going to make it very simple. And I hope आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बोला है जो वो लिखते हैं वो एक्सेप्शनल है। ऑब्वियसली जब बोलेंगे उसका तो कंपैरिजन ही नहीं होगा। विनीत जी, the stage is all yours. या थैंक यू। तो जैसे दिशा जी ने बोला, जिस तरह से उन्होंने मुझे सब्जेक्ट बोला था, एक्चुअली जब हमारी एक बार बात हो रही थी, मैंने एक थ्रेड लिखी थी जिसकी शुरुआत मैंने एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट से की थी, और उसके बाद ही दिशा जी का मुझे फोन आया था। उन्होंने कहा था कि इस विषय पे आप जरा कुछ लाइट और डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वही स्टेटमेंट से मैं शुरू करता हूं, जिससे आप में से काफी लोगों की भावनाएं काफी आहत होंगी, आपको हो सकता है तकलीफ भी होगी, हो सकता है कि इसके आगे की बात सुनने के पहले आप मुझे एंटी हिंदू समझ लेंगे। तो एक बात मैं एकदम क्लियरली बता दूं, मैं पूरी तरह से हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं, लेकिन सेंसिबल हिंदू हूं। मैं किसी भी चीज पे नीजक रिएक्शन नहीं देता, और आप सबसे भी यही अपील करता हूं कि हमेशा दिमाग ठंडा रखिए, दिल से मत सोचिए, तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा और आप गलत इंप्रेशंस देने से बच जाएंगे। सो माय फर्स्ट स्टेटमेंट इज नुपुर शर्मा जी का सस्पेंशन। आई फुल्ली सपोर्ट नुपुर शर्मा सस्पेंशन फ्रॉम बीजेपी एज वेल एज फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नेशनल स्पोक पर्सन। अब आप कहेंगे नुपुर शर्मा जी ने ऐसे क्या गलत कहा था? उन्होंने कोई चीज गलत नहीं कही थी। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। उन्होंने जो कहा वो कुछ धार्मिक किताबों में जो मेंशन किया था वही कहा, लेकिन कहने का टाइमिंग गलत था। एक बात आप क्लियरली समझ लीजिए, सच कहना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, सच कब कहना चाहिए वो टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नुपुर शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट दिया, वो अगर एक किसी पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल के एडिटर ने, किसी जर्नलिस्ट ने, या किसी वक्ता ने, या मेरे जैसे किसी इंसान ने दिया होता, फर्क नहीं पड़ता, हम भी सच बोलते, लेकिन इतना बवाल नहीं होता। वो क्यों? बिकॉज दैट स्टेटमेंट वुड हैव बीन टेकन इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। लेकिन नुपुर शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट पास किया, वो एक नेशनल टेलीविजन में एक डिबेट में पास किया, जहां पे वो बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन के तौर पे उपस्थित थी। अब सवाल ये आता है कि क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है? अगर होगा भी तो भी वो उस तरह से नहीं लिया जाएगा, उसे लिया जाएगा एज अ पार्टी लाइन, बिकॉज यू आर द नेशनल स्पोक पर्सन। और ये बात मत भूलिए कि बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, राइट नाउ इट्स अ रूलिंग पार्टी। तो मतलब इन शॉर्ट, this statement will not be taken only as a statement from a political party's national spokesperson, but it will be taken indirectly as a statement from a ruling party indicating the stand of the party. और इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी से बीजेपी को कोई संबंध नहीं रखना है। उसका रीजन
हिंदुओं की भावनाएं आहत करना नहीं है। इसका रीजन कोई अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है। इसके पीछे रीजन है जियोपॉलिटिकल रीजन। आप जब किसी पोस्ट पे बैठ के कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट पास करते हो तो उसके रिपलकेशन सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अ रूलिंग पार्टी स्पोक पर्सन। अगर बीजेपी राइट नाउ अपोजिशन में होती, उनके स्पोक पर्सन की तरफ से ये स्टेटमेंट आता, कोई बवाल नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, इंटरनेशनल रिएक्शंस बिल्कुल नहीं आते। लेकिन बीजेपी रूलिंग पार्टी है और उसके स्पोक पर्सन से ऐसा स्टेटमेंट, भले वो कितना भी सही हो, वो सही हो या गलत हो, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप कौन से पोस्ट से ये स्टेटमेंट पास कर रहे हो। प्रोफेट मोहम्मद जी के बारे में जो कुछ भी उन्होंने बोला, वो कितना सही है कितना गलत है, ये इस्लाम जाने, उनकी धार्मिक किताबें जाने। ये डिबेटेबल इश्यू हो सकता है, लेकिन नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म एज अ रूलिंग पार्टी। और जियोपॉलिटिकली इसका बहुत गलत असर पड़ा और भारत के जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स थी, जो कॉन्टेक्ट्स थे, उसके ऊपर उसका काफी असर पड़ा। बिलीव इट और नॉट, बट भारत, बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी, जियोपॉलिटिकल स्टेटस में उस स्टेज पे एक कदम गलती से ही सही, मजबूरी से ही सही, पीछे गया। इस एक स्टेटमेंट की वजह से पंतप्रधान मोदी जी, एनएसए अजीत डोवल सर जी, लेट सीडीएस बिपिन रावत सर जी और हमारे अभी के परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर जी और पहले के स्टेट मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एमजे अकबर जी, इनके 8 साल की मेहनत पे पानी फिर गया। और वो कैसे, आपने अगर देखा रहेगा, देखिए कोई भी धार्मिक मुद्दा हो, कोई भी धार्मिक स्टेटमेंट हो, किसी की भावनाएं आहत होना न होना बिल्कुल जायज है। लेकिन आपने जब एक रूलिंग पार्टी के स्पोक पर्सन के हिसाब से ये स्टेटमेंट दिया, उसका रिपलकेशन सबसे पहले इंटरनेशनली कहां से हुआ? इंटरनेशनली वो रिपलकेशन हुआ कतार से। फिर उनके साथ आवाज मिलाई कुवैत ने, फिर उसके बाद उनके साथ आवाज मिलाई सऊदी ने, यूएई ने, जॉर्डन ने, ओमान ने, यहां तक कि मालदीव्स को भी उसमें स्टेटमेंट देना पड़ा। ये सब मुस्लिम कंट्रीज है और ये मुस्लिम कंट्रीज को साइडलाइन करके हमारा जियो पॉलिटिक्स नहीं चल सकता। यू लाइक इट और नॉट, देयर आर 56 इस्लामिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आप हर इस्लामिक कंट्री से दुश्मनी लेके आगे जाने की बात नहीं कर सकते। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिलीजन इज नॉट द बिग इशू, द बिगर इशू इज इकोनॉमी एंड द बिगेस्ट इशू इज स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। सिर्फ धार्मिक तौर पे अगर सपोज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलता तो आज आपको इतने मिक्स्ड अलाइज देखने को नहीं मिलते। आपको इजराइल और यूएई साथ में आते हुए नहीं दिखते। आपको भारत और मालदीव्स या भारत या बांग्लादेश के इतने अच्छे संबंध देखने को नहीं मिलते। नेपाल जो हिंदू राष्ट्र है, उसको चाइना के साथ रिलेशन बनाते हुए आप नहीं देखते। यूएस हो या रशिया हो, जर्मनी हो या इटली हो, किसी ने क्रिश्चियनिटी को बीच में लाके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं किया है। डेफिनेटली रिलीजियस लाइंस ये उस पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट के माइंड में होते ही हैं, वी कैन नॉट स्किप दैट, बट वही लाइंस दिमाग में रख के अलाइज नहीं बनते। आज की तारीख में कोई भी वॉर ये मिलिटरीली कम और इकोनॉमिकली ज्यादा लड़ा जाता है। लेटेस्ट यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जो है, आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। यूएस में, नाटो में, यूके में, ईयू में किसी में हिम्मत नहीं रशिया के साथ मिलिटरीली वॉर करने की। तो उन्होंने किस चीज पे अटैक करने की कोशिश की? रशियन इकोनॉमी पे। प्यूटिन ने उस मामले में भी इन सबको करारा जवाब दिया। आज रूबल इतना स्ट्रांग होके उठा है जितना वो बिफोर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं था।
और आज यूके, नाटो, यूएस, ईयू, एवरीवन इज एडवाइसिंग यूक्रेन कि भैया अब बस करो। इनडायरेक्टली उनको बताया जा रहा है कि अब बस करो। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली हम जिसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, वो रशिया तो इकोनॉमिकली और स्ट्रॉन्गर होके ऊपर आया है। आज के मॉडर्न डे वॉर्स ऐसे होते हैं और इसके लिए हमें इकोनॉमी जरूरी है। भारत अपनी इकोनॉमी मजबूत करना चाहता है। पंतप्रधान मोदी जी का टारगेट है बाय 2025 वी शुड रीच टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जिसका बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन आज 3 बिलियन इकोनॉमी तक हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अभी 3 साल है उनके प्रोजेक्ट के लिए एंड इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। और अब तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी ये मान लिया है बाय 2026 भारत कैन बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इन हालातों में सिर्फ आत्मनिर्भर भारत बन के हम लोग ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते। आत्मनिर्भर भारत बन के आप यहाँ पे जो प्रोडक्शन करोगे कहाँ बेचोगे? सिर्फ अपने देश में? दैट्स नॉट पॉसिबल। हमें पूरा ग्लोबल इकोनॉमी चाहिए, एक मार्केट बना के। बहुत हो गया बाकी देशों ने भारत का इस्तेमाल करना एज मार्केट, अब वक्त आ गया भारत ने इस्तेमाल करना है बाकी देशों का एज मार्केट। जितनी जरूरत हमें बाकी देशों की है उतनी जरूरत उन्हें अपनी है, भारत की है। ये बात अब बाकी देश भी समझ चुके हैं क्योंकि हमने उन्हें उस तरीके से समझाया है। और यही मोदी डिप्लोमेसी, जिसे मैं बोलता हूं मोदी डिप्लोमेसी, मोदीज डिप्लोमेसी, उसका ये सक्सेस है। और इन रिलेशंस पे नुपुर शर्मा जी के एक स्टेटमेंट की वजह से पानी फिरने की नौबत आई थी। जैसे मैंने कहा, सबसे पहला कंडेम्पशन कहां से हुआ? कतार से। कतार, फिर कुवैत, फिर यूएई, फिर सऊदी, फिर जॉर्डन, फिर ओमान। क्यों ऐसे होते गया? यहां तक नौबत गई कि इन देशों ने भारत सरकार से यह कहा कि भारत सरकार माफी मांगे। भैया भारत सरकार क्यों माफी मांगे? यह स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन ने दिया था। भारत सरकार क्यों माफी मांगे, और अगर हम मांगते तो कितनी बेशर्मी की और सर झुकाने की बात होती। 2014 इलेक्शन के पहले जब मोदी जी का अर्नब गोस्वामी ने इंटरव्यू दिया था, मैंने शायद एग्जांपल पहले भी कहीं दिया हो, आई डोंट नो, बट आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल बिकॉज दिस इज द एक्चुअल पिच लाइन ऑफ मोदी डिप्लोमेसी। 2014 के इलेक्शन के पहले मोदी जी को यह पूछा गया था, अर्नब गोस्वामी ने, तभी वो टाइम्स नाउ पे जॉब करते थे, इंटरव्यू में यह पूछा था, आप 14 साल एक राज्य के मुख्यमंत्री है, अमेरिका जैसे देश तो आपको वीसा तक नहीं देते बिकॉज ऑफ दैट 2002 राइट्स एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप कल पंतप्रधान बने तो भारत की परराष्ट्र नीति आप कैसे रखोगे? आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में क्या जानकारी है? इनडायरेक्टली उनका बोलने का तरीका यह था, आप तो पैदाइशी चाय वाले हैं, आपको स्टेट संभालने में इतने 14 साल लग गए, चलो ठीक है, बट इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में आपको एबीसीडी कुछ पता है? आप कैसे संभालोगे? तब मोदी जी का जो जवाब था, आज भी उनके वो वर्ड्स मेरे दिमाग में बैठे हुए। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, मेरी परराष्ट्र नीति बहुत सिंपल होगी, हम किसी को आंख दिखाएंगे नहीं, लेकिन हम किसी से आंख झुकाकर बात नहीं करेंगे। हम आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। भारत मस्ट गेट द रिस्पेक्ट व्हाट इट डिजर्व्स, दैट्स इट। उनके ये स्टेटमेंट से और आज की उनकी परराष्ट्र नीति यही है। और इसीलिए आज भारत को ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड पोडियम पे जो रिस्पेक्ट मिला है, वो पहले कभी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि पहले हमने सिर्फ भिखारी की तरह बात की, सबके सामने झुक के बात की। आज हम किसी को अकड़ नहीं दिखाते, लेकिन फर्मनेस दिखाते। फर्मनेस दिखाना और अकड़ दिखाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, और आप ये समझते हो। अकड़ वो दिखाता है जिसकी औकात न होते हुए भी वो जरूरत से ज्यादा बात करता है। जैसे एक सीधी हिंदी में कहावत है, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते। अकड़ वो दिखाते, लेकिन हमने अकड़ नहीं दिखाई है, लेकिन फर्मनेस दिखाया। और हमारी फर्मनेस की वजह से आज कितना ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हुआ है।
मैं आपको न्यूमरस एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन राइट नाउ वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी से भारत पे क्या असर पड़ सकता था। आज आप सोचिए, पाकिस्तान को हमने भिखमंगे देश के लेवल पे लाके रखा है। उनके पंतप्रधान को ये बोला जाता है, जब इमरान खान नियाजी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, ये बोला जाता था ये इमरान खान नहीं, ये कटोरा खान है। ये नौबत हमने उन पे लाके रखी कि हर जगह पे जाके सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज वो करते थे, भीख मांगते थे। एक बात याद रखिए, हर भारतीय का यह सपना है कि पीओके फिर हम पे आ जाए, पीओके फिर एक बार भारत का हिस्सा बने। मैं पूछता हूं कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? अगर दूसरा देश आपके देश के इतना ही स्ट्रांग होगा, तो उस वक्त जो वॉर होगा उसमें कितने लोगों की जान जाएगी, उसमें इकोनॉमी की क्या हालत होगी। आप जरा सोचिए, अगर किसी देश को ब्रेक करना है तो सबसे पहले उसे इकोनॉमिकली खत्म करना पड़ता है, और भारत ने वही किया, मोदी जी ने वही किया। उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी की आर्थिक नाकेबंदी कर दी, उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, एफएटीएफ में डाल के। बाद में उसी एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में उनको अपग्रेड करके उनके ऊपर इतने इकोनॉमिक सैंक्शंस लाए कि पैसा मिलने के लिए कौड़ी कौड़ी के लिए वो मोहताज हो गए। यहां तक वक्त आई कि उनका जो बेस्ट ऑल वेदर फ्रेंड चाइना, वो तो लोन रिस्ट्रक्चर देने में भी हिचकिचाने लगा। तो इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस में क्या मोदी जी ने अकेले काम किया? उन्होंने काम किया, लेकिन बाकी देशों को साथ में लेके, और वही है मोदी डिप्लोमेसी। अगर आपको याद रहेगा, आईओसी, इस्लामिक इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्टिकुलर आईओसी में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का मैटर उठाया गया था, किसने उठाया था? पाकिस्तान ने। सपोर्ट किसने दिया था? टर्की और मलेशिया ने, कि कश्मीर पाकिस्तान ये विवादित स्थल है और भारत उसमें यूनिलैटरली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नहीं कर सकता, डिक्लेयरिंग इट इंटीग्रेट पार्ट ऑफ भारत। ये मुद्दे को आईओसी में उठा के, इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे आगे लाके इस एब्रोगेशन को स्टॉप कराने की कोशिश की गई पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया से। क्या हुआ? आईओसी में ये मुद्दा उठाने से भी उनको मना कर दिया गया। किसने मना किया? सऊदी, यूएई, ओमान, जॉर्डन, कतार को भी सपोर्ट देना पड़ा। बाकी 56 कंट्रीज में से 53 कंट्रीज ने भारत को सपोर्ट दिया और कहा कि यह मुद्दा आईओसी का है ही नहीं। मतलब इन शॉर्ट, इसमें बाकी मुस्लिम देशों को नहीं पड़ना है। कितनी बड़ी जीत थी वो। आज हम नए नए ट्रेड रूट्स बना रहे हैं। वो नए नए ट्रेड रूट्स कहां से बन रहे? भारत से सऊदी, यूएई, जॉर्डन, इजराइल, वहां से साइप्रस, वहां से ग्रीस। कब किसने सोचा था कि भारत ऐसा ट्रेड रूट बना सकता है एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज ओबीओआर? लेकिन मोदी जी ने, उनकी डिप्लोमेसी ने ये करके दिखाया। जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप, इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और मोदी जी, ये चौकड़ी ने मिलके पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज किया। यूनिपोलर या बाइपोलर वर्ल्ड धीरे धीरे अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में चला गया। नुकसान सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? आज के यूएस का। इफ ट्रंप वुड हैव बीन द प्रेसिडेंट राइट नाउ, यूएस का वो नुकसान नहीं होता। बट बिकॉज ऑफ बाइडेन, बिकॉज ऑफ देयर डेमोक्रेट स्टूपिड पॉलिसीज, उसकी वजह से आज अगेन द वर्ल्ड इज इन chaos। ये जो पर्टिकुलर हमने इतने साल की इन्वेस्टमेंट की, आप सोचिए, जिस कश्मीर मुद्दे पे पैलेस्टाइन जैसा अनरिकॉग्नाइज्ड कंट्री भी भारत को आंख दिखाता था पाकिस्तान के सपोर्ट में, आज उस 56 कंट्रीज के आईओसी में से 53 कंट्रीज भारत के साथ खड़े रहते। क्यों खड़े रहते? ये डिप्लोमेसी नहीं है तो क्या है? और अगर ऐसे रूलिंग पार्टी की नेशनल स्पोक पर्सन कितना भी सच बोले, लेकिन वो इन 56 कंट्रीज की धार्मिक भावनाओं को छेड़ रही है, और फिर जो रिटेलिएशन होगा, देन दैट विल रिजल्ट इन एंड ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ भारत विद दिस कंट्रीज। अब आता हूं वापस उस मुद्दे पे। इस पर्टिकुलर मुद्दे का फायदा लेके भारत का कंडेम्पशन सबसे पहले किसने किया? वो था कतार।
आपको लगता है ये स्टेटमेंट कतार का था? तो लेट मी टेल यू, बिल्कुल नहीं। ये गेम खेल रही थी यूएस। यूएस ने कतार के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई। कंधा कतार का था, बट गोली यूएस की थी। अगर आपको यह लगता है प्रेसिडेंट बाइडेन या उसकी जी जोकर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ये दो अगर जोकरों के स्टेटमेंट से अगर आपको यह लगता है कि यूएस भारत के सपोर्ट में है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। डेमोक्रेट्स हेट भारत। बाइडेन, कमला हैरिस, एट द बॉटम ऑफ देयर हार्ट दे हेट भारत। उन्हें पता है कि यूएस की जो कोई भी जो बॉसिंग चलती है, उस बॉसिंग को राइट नाउ खत्म करने पे अगर कोई लेके आया है, तो वो है सिर्फ एक इंसान, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज यूएसडी की हेगोमोनी खत्म होने का वक्त आ चुका है। यूएस डॉलर अभी भी सरवाइव कर रहा है, लेकिन कितने दिन तक करेगा बोल नहीं सकते। और इसका जो प्रूफ है वो कल ही यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आया है, कि जहां पे ये स्टेटमेंट बोला गया है दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ यूएसडी। चीजें बहुत जल्दी बदल रही है और यूएस को पता है अब ना नाटो बचने वाला है और ना यूएस की दादागिरी चलने वाली है। यूएस इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान अंडर डेमोक्रेट्स, नॉट विद भारत। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, बाइडेन हो, कमला हैरिस हो या यूएस का डीप स्टेट हो, सबके साथ आंखों में आंखें डाल के बात की है, भारत को ऊपर उठाने का काम किया है और ये यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। राइट नाउ वर्ल्ड पोडियम पे भारत एक सेंटर पोजीशन पे पहुंच चुका है। आज कोई भी डील बिना भारत के मंजूरी के नहीं होती। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ईयू हो, नाटो हो या यूएस हो, कितने भारत के पीछे पड़े थे ये बोलने के लिए कि प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए, रशिया का कंडेम्शन कीजिए, रशिया के ऊपर हमने जो सैंक्शंस डाले उसमें शामिल हो जाइए। कितनी बार कोशिश की, इतने बार तो इन्होंने चाइना को भी नहीं मनाया, तो भारत को क्यों मनाने बैठे? क्योंकि भारत उस पोजीशन में है। वर्ल्ड पोडियम पे आज हम उस पोजीशन पे है। झूठ लगता है? कल का एग्जांपल देख लीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो डील कल साइन हुआ, 10 साल बाद ये डील साइन हुआ। और किसकी वजह से ये डील रुका हुआ था? सिर्फ भारत की वजह से। क्योंकि हमने कहा था कि फिशरीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें हमें बदलाव चाहिए। भारत वॉज नॉट रेडी टू गिव ओके और परमिशन, और भारत वॉज नॉट रेडी टू साइन द डील विच WTO वांटेड अस टू साइन। और हमारे एक इनकार की वजह से वो WTO का पूरा डील रुक गया था, बिकॉज द डील हैज टू बी सैंक्शनड यूनानिमसली। और कल जब वो डील साइन हुआ, वो भारत के टर्म्स पे हुआ और WTO ऑफिशियल्स ने खुद माना कि भारत ने जिस तरह से स्टैंड लिया वो काबिले तारीफ था। आज तक कभी इतिहास में यह नहीं हुआ है। और कितने एग्जाम्पल दूं मैं आपको? ये पोजीशन है। यूएस ने अगर कोई स्टेटमेंट्स पास किए तो उसे बराबर काउंटर किया एस जयशंकर जी ने। यहां तक कि एस जयशंकर जी और राजनाथ सिंह जी जब यूएस दौरे पे अभी गए थे, तभी वहां पे वो जिस तरह से यूएस को सुना के आए थे, वो किसी ने बिलीव नहीं किया था। जब यूएस का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिनको वो लोग सेक्रेटरी बोलते हैं, ब्लिंकन, उन्होंने जब ये स्टेटमेंट पास किया था कि भारत में रिलीजियस इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, तब एस जयशंकर जी ने उसके मुंह पे कहा था, कंप्लेंट्स तो हमें भी है, बातें तो हमने भी सब देशों के बारे में सुनी है इंक्लूडिंग यूएस, लेकिन वो हर देश का इंटरनल मैटर होता है, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। हिम्मत थी किसी की आज तक यूएस की लैंड में जाके यूएस को ये सुना के आने की? ये हिम्मत आज तक अगर किसी ने की है तो सिर्फ रशिया ने की है, चाइना ने भी नहीं की है, जो भारत ने की है। ये भारत की ताकत है। ये कम था कि एस जयशंकर जी जब यूरोपियन यूनियन गए थे, जब ईयू के दौरे पे गए थे, तब यूरोप में जाके उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को सुनाया था, आप हमें नसीहत देते हो रशिया से ऑयल न लेने की, पहले खुद तो इंप्लीमेंट करो। भारत जितना एक महीने में क्रूड ऑयल रशिया से लेता है,
उतना तो आप लोग सवेरे से लेके दोपहर को लंच के पहले तक लेते हो। पहले खुद अमल करो, फिर हमें समझाओ। है थी किसी की हिम्मत यूरोप के दौरे पे जाके यूरोपियन कंट्रीज को ये सुनाने की? ये भारत का राइजिंग क्लाउड है जो यूएस को तकलीफ दे रहा है, और इसलिए इस स्टेटमेंट का फायदा लेके हमारे बाकी कंट्रीज से, इस्लामिक कंट्रीज से रिलेशंस खराब हो जाए, इसलिए यूएस ने कतार के कंधे से ये गोली चलाई। कतार क्यों चुना? बिकॉज कतार एंड कुवैत आर एट लॉगरहेड्स विथ सऊदी, यूएई, जॉर्डन एक्सेट्रा। दूसरा रीजन, भारत के लिए आज इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान। भारत के लिए आज इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान, रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान, पाकिस्तान को अपनी जान बचानी है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान को बचाना ये यूएस की मजबूरी है ताकि भारत और ताकतवर बन के और उभरना है। तो ओवरऑल सेंटर इज अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान में है तालिबान गवर्नमेंट। तालिबान गवर्नमेंट में है दो फैक्शंस। एक फैक्शन है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है, और दूसरा फैक्शन है जो पाकिस्तान की फेवर में व्हाट वी से इस्लामिस्ट के लिए काम करता है। आज तक अगर तालिबान से कोई भी डील्स हुए, तालिबान से अगर कोई भी टॉक्स हुए, तो वो टॉक्स कहां पे कंडक्ट किए गए? दोहा। दोहा मतलब कैपिटल ऑफ कतार, बिकॉज कतार हैज गॉट कंट्रोल on both the factions of Taliban, especially the faction which works in favor of Pakistan. तो अगर सपोज अफगानिस्तान के साथ कोई बात करनी है इन द प्रेजेंट कंडीशंस, तो रास्ता निकलता है दोहा के थ्रू, दैट इज थ्रू कतार। और इस कतार की सुप्रीमसी को भारत ने तोड़ा। अराउंड वन मंथ बैक भारत का एक डेलीगेशन डायरेक्टली तालिबान के साथ निगोशिएशन करके आया इन काबुल, इन अफगानिस्तान, और ये सबसे बड़ा करारा झटका था नॉट ओनली टू कतार बट ऑल्सो टू द डीप स्टेट ऑफ यूएस डेमोक्रेट्स। यूएस की जो कतार के थ्रू अफगानिस्तान में बॉसिंग चलती थी, यूएस का थ्रू अफगानिस्तान कतार के थ्रू कतार अफगानिस्तान के साथ जो कोऑर्डिनेशन चलता था, उसको डायरेक्ट चैलेंज किया भारत ने बाय रीचिंग टू काबुल डायरेक्टली, और वहां से अपना डेलीगेशन ये स्टेटमेंट लेकर आया था कि जहां पे तालिबान ने ये कहा कि हम किसी भी देश को अफगानिस्तान की लैंड का इस्तेमाल नहीं करने देंगे भारत के खिलाफ। और ये बहुत बड़ा झटका था यूएस को एज वेल एज कतार को। इसलिए नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी का फायदा लेके, इस्लामिस्ट भावनाओं का फायदा लेके यूएस ने गोली चलाई थ्रू कतार। कतार ने गोली चलाई तो उसके साथ खड़ा रहा कुवैत, बिकॉज कुवैत की इकोनॉमी काफी हद तक कतार पे डिपेंड करती है। अब जब ये दो देशों ने यहां पे बात करना शुरू किया, तो अब ये मजबूरी बन गई सऊदी और यूएई की कि उन्हें भी इस कोरस में शामिल होना पड़ा। बिकॉज आप एक बात समझ लीजिए, ये जो 56 इस्लामिक कंट्रीज है, ये आपस में भिड़ते रहते एक मुद्दे पे कि साला असली मुसलमान कंट्री कौन सा है। मतलब इन शॉर्ट, कौन सा देश इस इस्लामिक कंट्रीज का लीडर बन के उठेगा। आज वो लीडरशिप बाय डिफॉल्ट डी फैक्टो सऊदी के पास है। द रीजन इज दैट मक्का मदीना सऊदी में। इस पर्टिकुलर लीडरशिप को चैलेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं टर्की एज वेल एज कतार। आज टर्की को अपनी औकात समझ में आ चुकी है, टर्की भी एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है। इन्फ्लेशन 74% तक पहुंच चुका है, लीरा पूरी तरह से गिर चुका है, बर्बाद हो चुका है। इसलिए टर्की के पास अब कोई चॉइस नहीं है, सऊदी के साथ अब उनका रिकंसिलेशन एफर्ट चालू है। लेकिन कतार
वो अभी भी फड़फड़ा रहे, उन्हें अभी भी मुस्लिम कंट्रीज का लीडरशिप में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो जब ऐसा एक देश इस्लामिक भावनाओं के प्रोफेट मोहम्मद जी के बारे में उनके इंसल्ट की बात करके जब इस्लामिक झंडा लेके खड़ा होता है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर बैंड वैगन में, उस कोरस में शामिल होना ये सऊदी और यूएई की मजबूरी बन जाती है। And because of that, Saudi, UAE, Jordan, Oman, everyone had to join the chorus to condemn this particular statement. और ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक बोलते सेटबैक था, जो 7 साल से 8 साल से जो रिलेशन बनाए, जो बिल्डअप किए, कि यहां तक कि यूएई सऊदी के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है वो पीएम मोदी जी को दिए गए। सऊदी में आज भारत के हिंदुओं का मंदिर बनने लगा है, यूएई में भारत के हिंदुओं के मंदिरों के लिए जमीनें दी गई है, यूएई के साथ हमारा ट्रेड पैक्ट हो चुका है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुकी है। यहां तक जो रिश्ते हमने बनाए थे, एक पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी ने उसे सेटबैक दिया। एंड दैट इज वाई भारत को यह दिखाना जरूरी था कि नहीं, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, इसलिए नुपुर शर्मा को पार्टी से और फ्रॉम द पोजीशन ऑफ नेशनल स्पोक पर्सन सस्पेंड किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमारे देश में हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो वो इस्लामिक नहीं है, क्रिश्चियंस नहीं है। हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन है बेवकूफ हिंदू, जो किसी बर्तन में डाले हुए पॉपकॉर्न की तरह फुदकने लगते, फड़फड़ाने लगते। उनमें वजन कुछ नहीं होता, लेकिन उछलने के लिए सबसे पहले तैयार होते। किसी हॉट टीन रूफ पे किसी मेंढक को बिठाओ तो कैसा उछलेगा, वैसे उछलने वाले हमारे हिंदू बहुत होते, जो बात बात पे मोदी जी की छाती नापने के लिए बैठ जाते हैं। 56 इंच की है कि 5 इंच की है कि 6 इंच की है। अरे भैया, आपकी कमर की जो साइज है ना, उससे ज्यादा ही उनकी छाती है। तो शांति रखिए। जो आदमी इस्लामिक नेशंस में जाके हिंदुओं के मंदिरों के लिए जगह बनवा सकता है, आप उसे निकालने की बात करते हो। ये हाइपर हिंदूज की वजह से ये कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। अगर इस बात को तवज्जो न देते, अगर इस बात को इंपॉर्टेंस न देते, तो मैटर इतना शायद बढ़ता भी नहीं। लेकिन मैटर मुस्लिम्स ने कम और हिंदुओं ने ज्यादा बढ़ाया। मैं बोलता हूं, सच बोलता हूं, और इसलिए वो कड़वा लग सकता है आपको, लेकिन मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। और जितने हिंदूज हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के फड़फड़ाते रहते, मोदी जी के नाम पे गाली देते रहते, बीजेपी के नाम पे गाली देते रहते, उनको सिर्फ एक बात पूछिए, एक बात, जब इस नुपुर शर्मा को मारने की जब धमकियां दी गई, तब उनमें से कितने हिंदुओं ने जाके कितने पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल की है? एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर सपोज प्रोफेट मोहम्मद जी के ऊपर अगर इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया, तो उस स्टेटमेंट को लेके पूरे भारत में नुपुर शर्मा के ऊपर मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर इंडिविजुअल मुस्लिम्स ने कितने केसेस फाइल किए? क्या एक भी हिंदू ऐसा है जो जाके एफआईआर फाइल करता है? बहुत सारे लोगों ने नेशनल टेलीविजन में, उसी डिबेट में और अलग अलग डिबेट्स में शिवलिंग का अपमान किया, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। कितने हिंदुओं ने जाके एफआईआर लॉन्च किया? नहीं। हम घर में बैठेंगे, सोशल मीडिया खोलेंगे और ट्विटर ट्विटर खेलेंगे, इसको गाली दो, उसको गाली दो, बाद में उसके बाद गाली देने के बाद खाना खाओ, दारू पियो, सो जाओ। ये है हिंदू। गाली देने के लिए सबसे सिंपल सॉफ्ट टारगेट मोदी। क्या किया हिंदुओं के लिए? राम मंदिर तो आके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आके बनाया। कितने मुद्दे दूं? एनीवेज, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूं, बिकॉज दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट। क्योंकि इस मुद्दे पे अगर मैं जाऊंगा तो 1 घंटा प्रवचन और चलेगा। लेट मी कम बैक टू सब्जेक्ट। कतार ने जब ये मैटर उठाया, तब भारत को और बाकी मुस्लिम कंट्री जब उसमें शामिल हुए, तब भारत को, बीजेपी सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। अब आप बोलोगे कतार का सिर्फ इतना इंपॉर्टेंस है? नहीं, कतार का और एक इंपॉर्टेंस है। भारत में जितनी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आती है, 41% ये कतार से इंपोर्ट होती है। अपने हाइपर हिंदू सजेशन देते हैं कतार को बॉयकॉट करो, कतार को बॉयकॉट करो। 41% गैस का सप्लायर कहां से लाए? वो भी एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में? इतना आसान लगता है आपको? लॉजिस्टिक्स भी नाम की कोई चीज होती है, टर्म्स एंड निगोशिएशन नाम की चीज होती है।
अगर सपोज हम कतार से वो 41% गैस, जो अपना टोटल इंपोर्ट्स ऑफ गैस होता है उसमें से 41% गैस अगर हम बंद करते हैं, तो इतना बड़ा सप्लायर अगर हम दूसरे कहीं देश से अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे, तो टर्म्स एंड कंडीशन किसके फेवर में होंगे? हमारे फेवर में या उस देश के फेवर में? और फिर अगर सपोज हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, उसकी वजह से अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, उसकी वजह से अगर अगर महंगाई बढ़ती है, तो वापस यही हाइपर हिंदूज उठ के बोलेंगे मोदी क्या कर रहे हैं, टमाटर महंगे हो गए। मतलब भैया इधर से भी बचाओ उधर से भी बचाओ, और बचाओ तो किसी अपने ही आदमी को। कुछ तो सेंस रखो। दैट वाज अनदर रीजन कि हम कतार को डायरेक्टली नाराज नहीं कर सकते थे, और इसलिए नुपुर शर्मा को उस पोस्ट से सस्पेंड किया गया। अच्छा, प्रॉब्लम ये है हमारे हिंदुओं की कि इन्हें ना वर्ड्स के मतलब भी नहीं समझते। अरे पॉलिटिक्स नहीं समझते, चलो ठीक है, एक आम आदमी हो आप, आपको नहीं समझ में आती बात, आप इतना नहीं डीपली पढ़ते, ओके, आई गिव यू द बेनिफिट ऑफ निग्लिजेंस। अरे इंग्लिश वर्ड्स नहीं समझ में आते बेवकूफों। नुपुर शर्मा इज सस्पेंडेड, नॉट सैक्ड। सस्पेंशन और निकालना, इसका फर्क समझ में आता है बेवकूफों? सस्पेंशन इज टेम्पररी, it is not permanent. It can be permanent or it can be revoked also. कुछ लोग, नुपुर शर्मा को तो जैसे मुस्लिमों के सामने फेंक दिया गया, उसकी बलि दी गई। बलि दी गई? अरे कल आपकी मुंबई पुलिस गई थी दिल्ली नुपुर शर्मा को ढूंढने के लिए, ढूंढ पाई? अब उधर बैठ के बंदर की तरह चींची करके चिल्ला रही है, कहाँ है, हमें मिल नहीं रही है। अब आप मुझे बताइए, अगर टॉप बॉसेस का अगर उसके सर पे हाथ ना होता, तो नुपुर शर्मा गायब होती? नुपुर शर्मा ने खुद स्टेटमेंट दिया हुआ है कि होम मिनिस्ट्री इज 24/7 इन टच विथ मी एंड आई एम बीइंग गिवन द फुल सिक्योरिटी। अरे जिसे सस्पेंड किया है वो लड़की अभी तक मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रही है, वो लड़की बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे। आप कौन होते हो बोलने वाले? और अगर आपको यह लगता है कि इतना बड़ा कदम लेने के पहले नुपुर शर्मा वॉज नॉट कंसल्टेड और वॉज नॉट केप्ट इन लूप, तो ना आपको पॉलिटिक्स समझ में आता है, ना आपको लॉजिक समझ में आता है। भेड़ियों के सामने नुपुर शर्मा को फेंक दिया, कहां फेंक दिया? कहां फेंक दिया? नुपुर शर्मा तो गायब है, वो तो किसी को मिल ही नहीं रही है, बिकॉज शी इज गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन। तो आप किस बात पे फड़फड़ा रहे हो? कतार के सामने भारत ने हार मान ली, इतने छोटे से देश के सामने भारत ने हार मान ली। हार मान ली? टू टेक वन स्टेप बैक इन पॉलिटिक्स इज नॉट अ डिफीट। शेर जब आगे कूदता है ना, तो पहले एक कदम पीछे ही लेता है। कुछ नहीं तो नेशनल ज्योग्राफी तो देखो, एक कदम पीछे लेने के बाद ही कोई शेर या चीता आगे कूदने के लिए तैयारी करता है। और मोदी जी वो शेर है जो कभी पीछे नहीं हटते। वो एक कदम पीछे ले सकते हैं आगे झपटने के लिए, और वो उस शिकार को कभी माफ नहीं करते। और अगर ये शुगर बैन, ये वीट बैन कतार पे असर नहीं कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो भगवान आपको थोड़ी सद्बुद्धि दे। आप मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए। कतार ने अपना कंधा यूएस को देके बहुत बड़ी गलती की। कतार विल पे प्राइस। फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहे हो ना, देखते हैं जरा कितने लोगों को खिला पाओगे ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप। शक्कर से लेके अनाज के एक एक दाने दाने के लिए मोदी जी मोहताज करेंगे, तब पता चलेगा। हर चीज का एक वक्त होता है। जियोपॉलिटिक्स इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझते हैं। और जियोपॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम क्रिश्चियन, क्रिश्चियन हिंदू, ये इश्यूज बैकग्राउंड में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। जियोपॉलिटिक्स बहुत ही अलग लेवल पे राइट नाउ है। पहले यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ करता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूएस हुआ करता था और यूएस की ही दादागिरी चलती थी। फिर वो बाइपोलर वर्ल्ड हो गया, यूएस वर्सेस रशिया, यूएस अलाइज वर्सेस रशियन अलाइज। और आज ना वो यूनिपोलर है, ना बाइपोलर है,
नाउ इट इज मल्टीपोलर वर्ल्ड। बहुत अलग अलग रीजनल ब्लॉक्स बने हैं, बहुत अलग अलग अलाइज बने हैं, ऐसे अलाइज बने हैं कि जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो अब अलाइज बन चुके हैं। और एक बात है कि ये हर पर्टिकुलर मल्टीपोलर वर्ल्ड में जितने टुकड़े बन रहे हैं, हर एक में एक कॉमन फैक्टर आपको दिखेगा, वो है भारत। And that is why I always say that Bharat is at center position on the world podium. Nupur Sharma controversy was hyped, and the reason was given by Nupur Sharma itself. यूएस को एक मौका चाहिए था भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के रिलेशंस खराब करने के लिए, और वो मौका नुपुर शर्मा के उस स्टेटमेंट ने दिया। वो स्टेटमेंट सही था, गलत था, अब वो मैटर सब जुडिस है, अब वो कोर्ट डिसाइड करेगी, अब वो कोर्ट डिसाइड करेगी। और अपने बेवकूफ हिंदुओं को यह भी समझ में नहीं आता, नुपुर शर्मा के ऊपर पहला एफआईआर कहां पे फाइल हुआ? दिल्ली। दिल्ली पुलिस आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर। अब आगे आगे आप देखते जाइए, पूरे देश में जितने अलग अलग एफआईआर फाइल हुए हैं, अब वो सब एफआईआर दिल्ली पुलिस कोर्ट को अपील कर सकती है, सब एफआईआर हमारे इधर मर्ज किए जाए, जैसे हुआ था अर्नब गोस्वामी केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी। फिर वो सब एफआईआर मर्ज होंगे दिल्ली पुलिस के अंडर। नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना पड़ेगा 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, उसे तुरंत बेल मिलेगी। वंस शी गेट्स बेल, उसके बाद जब वो एक कोर्ट में केस खड़ी होगी, नाउ नुपुर शर्मा हैज टू प्रूव हर इनोसेंस, और जब उसे अपना इनोसेंस साबित करना पड़ेगा, तब वो उसी धार्मिक किताब का रेफरेंस देगी जिसमें से उसने वो स्टेटमेंट बोला था। और उसके बाद मुस्लिमों के पास सिर्फ 2 चॉइस रहेंगे, और वो दोनों चॉइस में उनकी हार होगी। पहला चॉइस, उनको ये मानना पड़ेगा कि ये इस धार्मिक किताब में लिखा है, और अगर वहां पे लिखा है तो इसने क्या अलग बोला है, तो दैट मीन्स द केस इज कोलैप्स्ड। लेकिन धार्मिक किताब में अगर ये लिखा है तो दैट शोज कि आपकी रिलीजियस थिंकिंग किस लेवल की है। अगर वो मानते हैं तो फिर उनके इस्लामिक फाउंडेशन पे ही अटैक होता है। और दूसरा, इसलिए अगर वो नहीं मानते हैं कि ये धार्मिक किताब में नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये धार्मिक किताबें किसी काम की नहीं है। और अगर ये धार्मिक किताबें किसी काम की नहीं है, तो फिर आपका मुस्लिम लॉ कौन से बेसिस पे बना है? और अगर वो मुस्लिम लॉ कौन से बेसिस पे बना है, वो बेसिस ही अगर सपोज आपका फाउंडेशन ही नहीं है, तो इन दैट केस यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हमारे बेवकूफ पॉपकॉर्न हाइपर रायता विंगर्स ये कभी ये बात तो समझेंगे है नहीं। बस लास्ट फ्राइडे के दंगे फसाद आपको लगता है ये आम मुस्लिमों ने किए थे? बिल्कुल नहीं, ये सब प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे थे कांग्रेस की। कांग्रेस और लेफ्टिस्ट के पास कोई चॉइस नहीं बचा है एक्सेप्ट क्रिएटिंग सिविल राइट्स इन इंडिया, और वो वही करेंगे, क्योंकि 2024 में ये सत्ता में तो आ ही नहीं सकते, और आने का एक ही रास्ता उनके पास बचा है, वो है भारत की ताकत अंदर ही अंदर से खत्म करना। यहाँ पे इतना सिविल अनरेस्ट करो, इतने सिविल राइट्स करो कि पूरे देश में मोदी सरकार की इमेज खराब होनी चाहिए, एंड एज वेल एज पूरे वर्ल्ड पोडियम में भारत सरकार की इमेज, भारत की इमेज खराब होनी चाहिए। अगर ये होता है तो ही ये लोग सत्ता में आने का कुछ सोच सकते हैं, वरना इनके पास कोई रास्ता नहीं है। दिस इज अ टूल किट ऑफ कांग्रेस टू स्टार्ट द राइट्स ऑन नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी। यहां तक बात हुई है, आज की ही खबर है, यूपी पुलिस को ये प्रूफ मिल चुके हैं कि कानपुर में जो दंगे फसाद शुरू किए गए, दैट पर्टिकुलर पर्सन, द मास्टरमाइंड ऑफ दोज पर्टिकुलर राइट्स इज कनेक्टेड टू पीएफआई। अब ये पीएफआई जो है, ये एज गुड एज आतंकवादी संगठन है, और इसे प्रमोट किसने किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ही इसे शय दिया था, यहां तक कि हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी इस पीएफआई के फाउंडेशन में भी गए थे। इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए? और वही पीएफआई के थ्रू ये दंगे फसाद किए जा रहे। और कल जब अग्निवीर की जब स्कीम आई, तो फ्राइडे के
हिंदू मुस्लिम राइट्स बंद करके इन्होंने अग्निवीर के नाम पे राइट्स करना शुरू किया. नाउ गेट रेडी फॉर दिस वायलेंस टिल 2024. यू हैव टू गेट रेडी. छोटी छोटी बात पे हिंदुओं ने उछलना बंद करना चाहिए, अपने देश के हित में, अपने धर्म के हित में. बस मैं सिर्फ इतनी अपील आप सबको करता हूं. जो दिखाया जाता है उस पे विश्वास मत कीजिए. वो कौन दिखा रहा है पहले वो जानने की कोशिश कीजिए. Absolutely speechless. Seriously, Vineet ji, I think मेरे viewers they will be very happy. Last time also आपका 2 part में करना पड़ा था, तो I had people telling me ये second part कब डाल रहे हो, हमको पूरा सुनना है. And एक्चुअली क्या होता है ना, आप इतने crystal clear way में बताते हैं ना, मतलब थैंक यू. it's a privilege. It's actually a privilege to listen to you. और थैंक यू. मेरे पास और भी कुछ क्वेश्चंस है. आई थिंक मेरे श्रोताओं को भी एंड जो न्यू कोई है जिनको देखना है वो भी शायद वेट करेंगे आपके लिए. मैं आजकल तो बहुत ज्यादा आई हैव एक्चुअली स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज. बट श्रोताओं, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं विनीत जी को हमेशा परेशान करूंगी कि वो मुझे फिर से टाइम दे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. समझाए. मेरे पास भी बहुत क्वेश्चंस है. विनीत जी, एक रिक्वेस्ट है, आप टाइम बताइएगा आप कब कर सकेंगे. मुझे अमित शाह जी के को लेके आपसे बात करनी है, आपका सुनना है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बहुत कुछ बोलते हैं. एंड एक्चुअली आई फील वेरी बैड. बट हाँ, सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आता, आंसर्स नहीं है मेरे पास. आई वॉन्ट यू टू गिव द आंसर्स. No problem. We can keep it next week, not an issue. Okay, thank No you problem. so much. And Shrotao, I think you're going to enjoy it. I enjoyed it. नमस्कार विनीत जी. And अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए and सब्सक्राइब कीजिए. नमस्ते. नमस्ते.